दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि चैप्टर 5 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और एनसीईआरटी क्लास 10 से। चलिए देखते हैं सीबीएसई। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज की डेट में आप देखते होंगे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स आप देखते हैं वहाँ पर, है ना, 118 एलिमेंट्स हैं। क्या वो एलिमेंट्स शुरुआती तौर पे ऐसे ही थे या किस तरह से उस टेबल को बनाया गया, ठीक है। तो वहाँ पर अर्लियर अटेम्प्ट्स देखेंगे सबसे पहले हम, कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अटेम्प्ट्स दिए यहाँ पर, ठीक है, उस टेबल को बनाने के लिए। तो सबसे पहला योगदान जो रहा वो किस साइंटिस्ट से रहा, डॉबेरेनेट्रेट्स थे, ठीक है। डॉबेरेनर ने 1817 में अपने डॉबेरेनर ट्रेड्स दिए, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। उसके बाद हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में जानेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड हेनरी मोजले। तो यहाँ पर मेन साइंटिस्ट जो हैं ये 4 साइंटिस्ट हैं। इन चारों साइंटिस्ट के जो टेबल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इसी के बाद फिर हेनरी मोजले द्वारा, मतलब इन सभी के अटेम्प्ट्स द्वारा एक फाइनलाइज किया गया टेबल को, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज की डेट में हम देखते हैं, ठीक है, जो कि हेनरी मोजले द्वारा डेवलप की गई। और इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ट्रेंड्स मतलब किस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो एटॉमिक साइज देखेंगे कि किस तरह से चेंज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक टॉपिक को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसमें हम वीडियो में देखेंगे नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या ज़रूरत थी हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, ठीक है। तो जितने आप आज की डेट में जो टेबल देखते हैं जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्लासीफाई क्यों किया गया उनको, ठीक है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप कभी किसी जनरल स्टोर पर अगर जाते हैं तो आप देखते होंगे दुकानदार से अगर आप कोई भी सामान मांगते हैं तो वो तुरंत पीछे घूमता है और वो सामान आपको लाकर दे देता है। बल्कि उसकी दुकान में इतना सारा सामान रहता है फिर भी उसे पता होता है कि कौन सा सामान उसने कहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो वहाँ पर कैसा सिस्टम बना के रखता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने शैम्पूज़ रखे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर केचप्स रखे हुए हैं, इस कॉलम के अंदर डिटर्जेंट्स हैं, इसमें सोप्स हैं, इसमें टूथपेस्ट हैं। तो उसे पता है कि उसने कौन से खाने में, कौन से रैक में उसने क्या सामान रखा हुआ है, और उसको वो मेमोराइज रखता है हमेशा, मतलब उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, डिटर्जेंट का बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पर वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑयल का यूज़ अलग है, पर्पस अलग है, ठीक है। यहाँ केचप फूड आइटम है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से टूथपेस्ट है। तो इस तरह से ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले अलग अलग प्रोडक्ट को उसने अलग अलग खानों में रख दिया। तो ये एक अरेंजमेंट होता है, एक मतलब किस तरह से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं ना, ताकि हम आसानी से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकें और उसके बारे में जान सकें, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह से दुकानदार भी सामान को इकट्ठा करके यहाँ पर रखता है। इस तरह से आपने सुपरमार्केट्स वगैरह में भी देखा होगा, आप गए होंगे तो सुपरमार्केट्स में भी अलग अलग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ज़्यादातर जैसे पता चलता है ये फूड आइटम है, यहाँ पर है ना, खाने पीने का आइटम। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर फ्लोर्स भी रहते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फूड आइटम मिल रहा है, कहीं ऐसे कंपार्टमेंट होंगे जहाँ टॉयज़ मिलते होंगे, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट होंगे जहाँ पर क्लोथ्स मिलते होंगे इसमें। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं, चीज़ों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, समझा जा सकता है ना। तो इस तरह से ही जैसे ये चीज़ों को अरेंज करते हैं, वैसे ही आज की डेट में हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना था। मतलब एलिमेंट्स को हम स्टडी करने के लिए, उसको एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, आज देखते होगे आप इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना, उनको अरेंज किया गया था, ठीक है। क्यों अरेंज किया गया? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली एंड टू नो इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस, है ना। क्योंकि देखिए हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना इतना मुश्किल हो जाएगा, है ना। 118 एलिमेंट्स के बारे में अगर हम एक एक करके हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ऐसा कुछ रूल निकालते हैं कि हम सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक साथ रख सकें। देयरफॉर दे हैव बीन क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़
इन प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फिर एलिमेंट्स को देखिए लगाना शुरू करिए, क्योंकि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें, है ना। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई एलिमेंट्स को, ताकि हम पढ़ सकें उसके बारे में आसानी से, स्टडी को आसान बनाया जाए। स्टडी को आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स को अरेंज करना ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बेसिस जो थे क्लासिफिकेशन के, मैंने बताया, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बेसिस यही थे, सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़, मतलब जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह एक ब्लॉक में रखना, ठीक है। एक ही ब्लॉक के अंदर सेम एलिमेंट्स को डाल देना, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किया गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश करी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉबेरेनर ट्रेड्स के बारे में। 1817 में इन्होंने ये ट्रेड्स दिए थे, डॉबेरेनर जो कि साइंटिस्ट थे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन्होंने अपने एलिमेंट्स को, जो उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे, किस तरह से एक टेबल में अरेंज किया। तो डॉबेरेनर ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, द डॉबेरेनर traits are groups of 3 elements arranged in such a way that atomic masses of the middle element is almost the average mass of the other two। मतलब पहले वाले एलिमेंट का मास और तीसरे वाले एलिमेंट का मास का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो बीच वाले मिडिल एलिमेंट के मास के बिल्कुल इक्वल आता है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू। तो डॉबेरेनर ने कुछ इस तरह के ट्रेड्स दिए थे एलिमेंट्स को, 3-3 के ग्रुप्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखा गया, इन्होंने इसके बारे में बताया किस तरह से इन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो सबसे पहले मास ऑफ लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ लिथियम कितना रहता है, 7 रहता है ना। और मास ऑफ पोटेशियम की बात करते हैं तो 39 रहता है। अगर मैं ये क्या कह रहा था, देखो ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है, द ग्रुप्स ऑफ द 3 एलिमेंट अरेंज इन सच अ वे द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट द एवरेज मास ऑफ द अदर 2। मतलब बाकी के जो 2 एलिमेंट बच गए इनके एवरेज मास के। तो हमें लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज मास निकालते हैं तो वो नियरली या एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा, सोडियम के इक्वल आएगा। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का एवरेज मास निकालते हैं, लिथियम और पोटेशियम का। तो लिथियम और पोटेशियम को एवरेज मास निकालने के लिए, एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है, 2 नंबर का, दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, ठीक है। दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद अपने पास आ जाता है कितना, 46/2, जो कि कट करने पर आएगा 23। और 23 दैट इज़ नियरली और एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम। और ये बिल्कुल मास ऑफ सोडियम के बिल्कुल इक्वल था, ठीक है। मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट का जब हमने एक तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो वो बीच वाले एलिमेंट्स के इक्वल आया। और यही देखा गया इसके हर एक ट्रेड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ट्रेड जो था, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, तो इस तरह का यहाँ पर देखा गया, ठीक है। 7 + 39, मतलब पहले वाले का मास निकाला, थर्ड वाले का मास निकाला, दोनों को प्लस करा तो बीच वाले के मास के नियरली इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेम इसमें भी देखो, पहले वाले एलिमेंट का और थर्ड वाले एलिमेंट का मास निकाला है, ठीक है, और 2 से डिवाइड किया तो 88.5 आता है, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं है यहाँ पर लेकिन नियरली इसके इक्वल है, ठीक है, इसके आसपास है। इसी तरह बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड का यहाँ पर भी मास निकाला, 81.25 आया, जो कि बीच वाले मास के नियरली इसके आसपास है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं है यहाँ पर, लेकिन कभी तो देखा गया कि एकदम एग्जैक्ट भी आ रहा था और कभी कभार उसके आसपास की भी वैल्यू दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से डॉबेरेनर ने अपने ट्रेड्स बनाए, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस थे इसकी, समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ डॉबेरेनर ट्रेड्स की, कहाँ तक इसकी कमियाँ थी, इस मॉडल में क्या कमियाँ देखी गई और कहाँ तक ये एप्लीकेबल था। ओनली 5 डॉबेरेनर ट्रेड्स वर आइडेंटिफाइड। जो ट्रेड्स थे ना, 3-3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स बनाए, बस 5 ही ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए अब तक, मतलब जब साइंटिस्ट ने काम किया, ठीक है, इस पे। तो यहाँ पर 5 ट्रेड्स कौन कौन से थे, तो आप ये 5 ट्रेड्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये 5 ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए, लेकिन जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स। जो नए एलिमेंट्स अब डिस्कवर हो रहे थे वो इसके ट्रेड में फिट नहीं बैठ रहे थे, है ना। इवन सेवरल नोन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड्स। मतलब जो उस टाइम पर नोन एलिमेंट्स थे, इतने सारे एलिमेंट्स जो नोन थे, वो सारे ट्रेड्स के अंदर फॉलो, मतलब इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया डॉबेरेनर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैसे इनिशिएटिव था, किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। उन्होंने 2 चीज़ों का यूज़ किया, एक तो उन्होंने मासेस का यूज़ किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया एटॉमिक मासेस को, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए
मास की अगर बात करते हैं तो लिथियम का मास कितना है 7 है, ठीक है। सोडियम का मास कितना है 23 है एंड पोटेशियम का मास 39 है। तो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया देखिए, है ना। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और यहाँ पर भी देखा गया कि एलिमेंट्स जो थे वो उनके ऑर्डर के हिसाब से लगे हुए थे, कम मास वाला, फिर ज़्यादा मास वाला, फिर उससे ज़्यादा मास वाला, ठीक है। हर एक में यही सेम ऑर्डर देखा गया। और साथ ही साथ बस एक कमी यही थी कि यार और नए जो एलिमेंट आ रहे थे वो उसके टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएटर था एक तरह से डॉबरेनर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को सोचा कि हाँ एलिमेंट्स को क्लासीफाई भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जो कि है लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसने दिया हमें, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स कहा गया। और इन्होंने जब अपना काम शुरू किया 1866 में तो इन्होंने डॉबरेनर के जस्ट इन्होंने बात शुरू किया अपना काम। डॉबरेनर ने जो ट्रेड्स दिए थे उनका इसने यूज़ किया और उन्होंने भी अपने एलिमेंट्स को देखा अरेंज करने के लिए वही तरीका अपनाया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, देखिए बताते हैं। ये अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाया। जैसे डॉबरेनर ने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के ट्रेंड में लगाया था, कम मास वाला पहले, ज़्यादा मास वाला बाद में, तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो यहाँ पर भी न्यूलैंड्स ने भी अपने एलिमेंट्स को कुछ ऐसे ही अरेंज किया, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ठीक है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन, सबसे कम मास वाला एलिमेंट जो था वो हाइड्रोजन था उस टाइम पर, और एंडेड एट थोरियम जो सबसे ज़्यादा मास वाला एलिमेंट था, तो वहाँ पर थोरियम पर उन्होंने ख़त्म किया। मतलब 56th एलिमेंट जो उनका लास्ट एलिमेंट था इस टेबल में, मतलब उन्होंने 56th एलिमेंट जो कि नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पर उनको अरेंज करना शुरू किया। टेबल में उन्होंने देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन लिया, ठीक है, 1 नंबर पर, फिर नंबर 2 एलिमेंट, नंबर 3 एलिमेंट, ऐसे ही आगे एलिमेंट्स बढ़ते गए और लास्ट एलिमेंट 56 जो कि थोरियम था, ठीक है। तो इस तरह का कुछ टेबल दिया था। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ टेबल अलग दिया हुआ है, कुछ इस तरह का टेबल है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन से यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टार्ट हो रहा है सबसे कम मास वाले से। तो चलिए देखते हैं इस टेबल में उन्होंने क्या ऐसा निकाला, क्या ऐसा लॉ ढूंढा या प्रॉपर्टीज़ ढूंढी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, मतलब हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना बिल्कुल सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट जैसी। मतलब देखिए समझते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, यहाँ पर इसको लिया जाए और इसके बाद 8th एलिमेंट अगर मैं काउंट करता हूँ तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और उस 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट यहाँ पर आता है फ्लोरीन, F आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, मतलब ये हर 8th एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप। इसी तरह लिथियम के बाद 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम के बाद आता है 8th एलिमेंट सोडियम, और सोडियम के बाद 8th एलिमेंट आएगा पोटेशियम। तो आप जानते भी होंगे ये एलिमेंट्स अल्कलाई मेटल्स बोले जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम रहती है। इसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर थी, किससे, मैग्नीशियम से थी, ठीक है। बोरोन की एल्यूमिनियम के बिल्कुल सेम थी। तो इस तरह का यहाँ पर ट्रेंड देखा गया इसके टेबल में, ठीक है। न्यूलैंड्स ने, जॉन न्यूलैंड्स ने जो टेबल दिया उसमें हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी और इसी को कहा गया, क्या कहा गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया, ठीक है। इसी को ही लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब ऑक्टेव का मतलब होता है 8th एलिमेंट, 8th मतलब, है ना, ऑक्टेव मतलब 8। तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद नेक्स्ट साउंड किसकी आती है, रिपीटेशन होने लग जाती है सेम, मतलब नी के बाद दोबारा सा आ जाता है ना, नी के बाद सा रे गा मा पा धा नी सा, सा का मतलब है यहाँ पर दोबारा से वही साउंड आ रही है सेम, ठीक है। तो मतलब वो रिपीटेशन हो रही है उसी चीज़ की, सेम प्रॉपर्टी की रिपीटेशन हो रही है। तो इस तरह से कुछ इसको एडजस्ट किया गया, ठीक है, यहाँ पर टेबल के अंदर। चलिए देखते हैं, कुछ कमियां थी इसकी भी, लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो इन्होंने टेबल दिया उसमें क्या क्या कमियां देखी गई। तो इस टेबल में पहली कमी तो यही देखी गई, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये बस कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इसका मतलब देखिए क्या है, मैं अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम यहाँ पर है ये रहा, ठीक है। अगर कैल्शियम की बात देखा जाए, कैल्शियम के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी ना, लेकिन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं देखा गया। मतलब अगर मैं ये कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 2 एलिमेंट लेता हूँ तो 8th एलिमेंट अगर इसकी बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी गई, ठीक है। तो ये बस कैल्शियम तक ही लागू था, ठीक है। एज आफ्टर
कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के जैसा उसका प्रॉपर्टी नहीं था, ठीक है। इट वॉज अज्यूम बाय द न्यूलैंड दैट ओनली 56th एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड्स ने कहा कि 56th एलिमेंट ही है, जितने उसने अपने टेबल में एडजस्ट कर दिए, उसने कहा इतने ही एलिमेंट हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं होगा, ठीक है। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर एंड बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद भी ना, जैसे उसने कहा 56th एलिमेंट ही है नेचर में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए 56th के बाद भी, ठीक है, लेकिन अब वो न्यूलैंड्स के टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे बिल्कुल सेम डॉबरेनर के साथ हुआ। डॉबरेनर ने क्या करा था, वो जो साइंटिस्ट था उसने एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाया था और फिर 3-3 के ट्रेड्स बना दिए, 5 ही ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे वहाँ पर। उसके बाद नए एलिमेंट टेबल में वहाँ भी फिट नहीं हो रहे थे और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, नए एलिमेंट्स अब आ रहे थे तो वो टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। तो ये भी एक तरह की इसकी कमी थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया। देखो ये एक ही स्लॉट में है दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट एक ही स्लॉट में है, तो ऐसा भी देखा गया। और एक चीज़ और देखी गई इसके साथ साथ, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। और सेम नोट सेम कॉलम के अंदर एक जैसे एलिमेंट, मतलब अलग अलग, जैसे कि अगर बात करते हैं कोबाल्ट और निकल की अगर हम बात करें तो ये इस वाले ग्रुप में रखा गया है इसको ना, इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप की अगर बात करें, चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सारे तो एक जैसे हैं, ये सारे एलिमेंट एक जैसे, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। लेकिन अगर कोबाल्ट और निकल की बात करें तो ये इनसे बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन तब भी इनको सेम कॉलम में रख दिया गया, ठीक है। पहली चीज़ तो देखो, 1-2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया और दूसरा एक ही नोट के अंदर भी रख दिया उसी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी कमी देखी गई, मतलब। और साथ ही साथ ये भी देखा गया, कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट बट दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले कॉलम में कोबाल्ट और निकल को डाल दिया गया, लेकिन कोबाल्ट और निकल इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो इनको शायद कोई दूसरे ब्लॉक में, इसको दूसरे कॉलम में इनको रखना चाहिए था कोबाल्ट और निकल को, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज थे। आयरन विच रिसेंबल विथ कोबाल्ट, आयरन की प्रॉपर्टी देखो, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मैच करती है, ठीक है, लेकिन ये कोबाल्ट से देखो कितना दूर है ना, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। तो आयरन हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, मतलब आयरन को बहुत ही दूर रख दिया गया कोबाल्ट और निकल से, जो कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे। और जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, नोबल गैसेस के बारे में पता चला, व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट वर नो लॉन्गर टू सिमिलर ऑफ द फर्स्ट, है ना। जब नोबल गैसेस का वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर डिस्कवरी हुई, नोबल गैस को हमने डिस्कवर किया, तो वहाँ पर अब वो टेबल में फिट बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अब बिल्कुल भी, मतलब एक तरह से एप्लीकेबल नहीं थी। एलिमेंट्स अब जो है प्रॉपर्टीज सबकी अलग होती जा रही थी। तो ये था लिमिटेशंस थी कुछ न्यूलैंड्स की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जो कि है मेंडलीव्स, ठीक है। मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया 1871 में। अभी तक हम 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, डॉबरेनर और न्यूलैंड्स, ठीक है। डॉबरेनर ने जो डॉबरेनर ट्रेड्स दिए थे और न्यूलैंड्स ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसी के बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में चलिए देखते हैं, मेंडलीव्स ने अपने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया। तो व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन, जब इन्होंने स्टार्ट किया काम तब वहाँ पर हमें 63 एलिमेंट्स जो थे वो पता थे, ठीक है। वहाँ पर ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब देखिए उसने जो एलिमेंट्स थे ना, जो डॉबरेनर था, ठीक है, न्यूलैंड्स था, उन्होंने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को लगाया। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ऐसा ही मेंडलीव ने भी किया, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्क भी किया। क्या एक्स्ट्रा वर्क किया इन्होंने? साथ ही साथ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाना शुरू किया। वो किस तरह से इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ निकाली एलिमेंट्स के, उसके बारे में जानेंगे। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब उन्होंने क्या करवाए, रिएक्शन करवा दिए, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवा दिए? 2 एलिमेंट्स के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स थे
जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। देखिए अब एक ऐसे साइंटिस्ट भी आ चुके थे जो अब रिएक्शन में बिलीव कर रहे थे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बिलीव कर रहे थे। तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाना शुरू किया। मतलब उन्होंने हर एक एलिमेंट का रिएक्शन कराया किसके साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों चुना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, मतलब ये रिएक्टिव थे, किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्शन दे देते थे। तो इन्होंने सारे एलिमेंट्स जितने भी 63 एलिमेंट नोन थे ना में सबके रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो हाइड्राइड्स बने। ठीक है, इनका इन्होंने हाइड्राइड्स नाम दिया। और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो उसको क्या नाम दिया गया, ऑक्साइड नाम दिया गया। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने हर एक फॉर्मूलेस को लिखा, हर एक फार्मूला लिखा और हर एक रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना उसको लिखा। ठीक है, और हर एक एलिमेंट के इस तरह से उन्होंने कुछ तकरीबन 8 कॉलम बना दिए। ठीक है, हर एक कंपाउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स वर ट्रीटेड एज द वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही जो है ना इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज़ पे ही तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही टेबल में या किसी कॉलम में एलिमेंट्स को एडजस्ट करना था। तो यहाँ पर भी इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है यूज़ किया। अब किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे केमिकल्स लिखे इन्होंने, किस तरह के रिएक्शन करवाए, चलिए वो देखते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीका आजमाया। इन्होंने क्या करा, ही देन टुक 63 कार्ड्स। उन्होंने ना 63 कार्ड्स लिए, ऐसे ऐसे करके कार्ड्स लिए, ब्लैंक कार्ड्स है ना, उन पे हर एक एलिमेंट का उन्होंने नाम लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए कार्बन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से हर एक कार्ड पर उन्होंने नाम लिखा एलिमेंट का। एंड ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट। और हर एक कार्ड पर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लिखी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ के साथ ही शॉर्टेड आउट द एलिमेंट। सबके ऊपर उन्होंने हर एक एलिमेंट की जो रिएक्शन होने वाली है, उस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनने वाला है उसको उस पे इस कार्ड पे लिख दिया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्ट कराया सभी एलिमेंट को। तो इस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स बनने अब शुरू हो चुके थे। कंपाउंड्स बने, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल। उन्होंने एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखना शुरू कर दिया और उन्हें वॉल्स पे लगाना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने वॉल्स पे पूरे के पूरे 63 कार्ड्स उन्होंने वॉल पे लगा दिए। और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको सबको एक जगह एक एक कॉलम में रखते गए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उनका अरेंजमेंट था। सबसे पहला उन्होंने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो देखिए इसकी 2 चीज़ें मैंने बताया था आपको, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ये 2 चीज़ें बनने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला रहा वो H2O रहा। ठीक है, हाइड्रोजन का, और हाइड्राइड का H2 रहा। ठीक है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूलेज देखे गए लिथियम के साथ, तो इसको सेम ग्रुप में रख दिया गया है। यहाँ पर Li2O LiH बिल्कुल सेम, देखिए H2O H2, इसी तरह यहाँ पर Li2O LiH है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह के कंपाउंड सब बनते गए। तो Na2O बिल्कुल देखिए Li2O Na2O H2O आप देख सकते हैं ना, और NaH। तो इस तरह के बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड्स जो बन रहे थे उन्होंने एक कॉलम में रखना उनको शुरू करा और वॉल्स पे लगाते गए, पिन करते गए सबको। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट्स को ना इस तरह से ना एक टेबल उन्होंने बना दिया पूरा। देखिए ये फर्स्ट वाला कॉलम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स जो थे फर्स्ट कॉलम के। तो ये देखा गया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी, है ना। रिएक्शन जो दे रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक जैसे रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, यही तो था मेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही तो यूज़ किया उसने। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के ऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के हाइड्राइड बना दिया और लिखते गए। जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी भी कंपाउंड का हाइड्राइड और ऑक्साइड लिखना है, अगर मान लीजिए मेरे को मैग्नीशियम का क्या लिखना है, हाइड्राइड और ऑक्साइड लिखना है, तो इसका देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है RO और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है H2 RH2। तो यहाँ पर R जो है ना, R इज़ अ एलिमेंट। R जो आप उस कॉलम में या जो भी एलिमेंट देख रहे हैं वो R एलिमेंट है, तो R की जगह आप एलिमेंट रख दीजिए। तो Mg और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर इसके आगे ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह R की जगह यहाँ पर एलिमेंट्स रख दीजिए M, ठीक है, और आगे बन जाएगा Mg। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाए। हर एक एलिमेंट के इस तरह से आप हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, हम एक और एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हम कार्बन लेते हैं, तो एक कार्बन एलिमेंट है अपने पास। इसके कार्बन के अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो R की जगह आपको क्या करना है,
सिंपल कार्बन रख देना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह आपको यहाँ पर भी कार्बन रखना है, तो CH4 हो जाएगा जो कि मीथेन होता है। तो इस तरह से उन्होंने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने ये देखा कि ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, और ज़्यादातर एलिमेंट्स को उनके पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई। एंड टेबल एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मासेस के बढ़ता हुआ मतलब जो फ्लो था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में एक तरह से लगा दिए गए एलिमेंट्स को। कम मास वाला पहले था, ठीक है, हाइड्रोजन का मास देखिए नीचे 1.008, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट था यहाँ पर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो मासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट्स को लगाया गया, कम मास वाला पहले और ज़्यादा मास वाला बाद में। और उन्होंने ये भी कहा इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर अ पीरियड रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने ये देखा गया कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाया, मतलब कम मास वाले को पहले, ज़्यादा मास वाले को बाद में। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेशन कैसे हुई, देखो दोबारा से कि जैसे लिथियम था, लिथियम से पहले एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगा दिया, वापस यहाँ पर सोडियम पर आ गए फिर वो, है ना। फिर दोबारा उन्होंने वही देखा, यहाँ पर ना एक तरह का ना कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी। क्या इसमें बोला गया, इसने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहा गया। वो लॉ देखिए क्या देखा गया, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लिथियम लेता हूँ तो लिथियम की एक प्रॉपर्टी होगी कुछ ना कुछ, उसके बाद बेरिलियम की, बोरोन की, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऐसे एक प्रॉपर्टी का ट्रेंड चलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये मेटल बोले जाते हैं ना, ये मेटल है, यहाँ पर आ जाएंगे तो ये नॉन मेटल्स हैं, है ना, नॉन मेटल्स हैं। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के ना हर एक ट्रेंड में यही देखा गया, अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाया गया ना, तो वापस जब हम दोबारा यहाँ पर सोडियम के पास आए, फिर अगेन मेटल देखे गए, फिर धीरे धीरे ये नॉन मेटलॉइड्स भी आए बीच में, ठीक है, मेटलॉइड्स आए, फिर नॉन मेटल आ गए, ठीक है, नॉन मेटल आ गए ये। तो इस तरह का पूरा एक ट्रेंड देखा गया। तो इसी को बोला गया, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग मैं एलिमेंट्स को लगाता हूँ तो उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली चेंज होंगी, ठीक है। पीरियोडिकली मतलब दोबारा से वही प्रॉपर्टीज अगेन रिपीट होंगी नेक्स्ट ग्रुप में, या नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड जो लेंगे। एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए उन्होंने जो इनके वर्टिकल कॉलम थे ना, ये वाले जो वर्टिकल कॉलम थे ऐसे करके, तो इनको इन्होंने नाम दिया, ग्रुप्स कहा गया, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। तो यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी हद तक इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने टेबल में एडजस्ट कर दिया था। देखते हैं आगे इनके कुछ लिमिटेशंस के बारे में और कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दिया उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें उसने जो है वो वहाँ पर अचीव की उस टेबल के जरिए। तो यहाँ पर देखिए इसने कुछ इस तरह का टेबल बनाया था। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अब एलिमेंट्स की जो स्टडी थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स जो है, उन्होंने एलिमेंट्स के स्टडी को जो है सिस्टमेटिक बना दिया, बिल्कुल, है ना। एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया एक एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग और उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी उन्होंने प्रेडिक्ट किए, इसके बारे में भी जानेंगे। करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस कुछ करेक्ट किए गए, एंड प्लेस फॉर नोबल गैसेस। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो मेंडलीव की, उसके बारे में। तो वन बाय वन करके हम एक अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखिए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी देखी गई, एज द एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। एक ही सेम ग्रुप में जो सेम ग्रुप के एलिमेंट थे ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पर देखा गया कि ये प्रॉपर्टीज़ जो थी, सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी, है ना। तो पहला चीज़ तो यही हमें यहाँ पर पहली चीज़ हमें यही मिल जाती है कि एलिमेंट्स अब जो थे वो एक जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी। एंड इट कैन हेल्प इन प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की पोजीशन है, वो पोजीशन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बेरिलियम के बारे में पढ़ रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो कुछ ना कुछ हद तक इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी मैग्नीशियम के साथ, और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कैल्शियम के साथ। मतलब जो सेम ग्रुप में अब जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होने वाली है, ठीक है। तो स्टडी को एक जो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, मतलब एक स्टडी को आसान बना दिया गया, एक सिस्टमैटिक वे में बना दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में।
प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीफ ने ना प्रिडिक्शन भी की कि उसने अपने टेबल के अंदर ना बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल एंड मेंडलीफ बोल्डली प्रिडिक्ट दैट existence of some element that had not been discovered at that time but Mendeleev named them prefixing। ठीक है, मतलब उस टाइम पर ऐसे एलिमेंट भी बता दिए उसने कि अभी कुछ एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में वो डिस्कवर होंगे, तो उसके लिए मैंने ये खाली कॉलम्स छोड़ दिए। कुछ खाली कॉलम्स वहाँ पर देखे गए उसके मेंडलीव के टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और उसने उन एलिमेंट्स का नाम देखिए किस तरह से करा। संस्कृत नुमरल उसने यूज़ किया एका, एका का मतलब होता है वन, है ना, एंड द नेम प्रेसिडिंग द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। और जो उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में अगर उसने कोई ब्लैंक छोड़ा है तो उस ग्रुप में उससे पहले वाला जो एलिमेंट था ना उसके आगे एका नाम लगा के उसने उस नए वाले जो अब खोजे जाने वाला, आने वाले फ्यूचर में जो एलिमेंट खोजा जाएगा उसका नाम पिछले वाले एलिमेंट के साथ एका वर्ड का यूज़ करके उसने किया। जैसे कि देखिए बोरोन के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला था उसी की सेम ग्रुप में, तो उसने उसका नाम क्या दिया, एका बोरोन नाम दिया, ठीक है। और एका बोरोन को देखा भी गया बाद में एलिमेंट डिस्कवर इन लेटर, मतलब बाद में इन फ्यूचर, मतलब देखा भी गया स्कैंडियम नाम का एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ। इसी तरह एल्यूमिनियम के ग्रुप में जो एक एलिमेंट था वो एका एल्यूमिनियम बताया गया, लेकिन वो एका एल्यूमिनियम भी आगे डिस्कवर हुआ, उसका नाम क्या हुआ, गैलियम डिस्कवर हुआ। इसी तरह एका सिलिकॉन के नाम से क्या मिला हमें, जर्मेनियम। मतलब इस एलिमेंट्स के नाम, इन एलिमेंट्स के नाम उसने इनसे पहले आने वाले एलिमेंट्स के नाम के साथ एका वर्ड का यूज़ कर उन्होंने नेमिंग की इसकी, ठीक है। और आने वाले समय में मतलब एक तरह से फ्यूचर में ये भी देखा गया कि वो एलिमेंट डिस्कवर भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और बताई थी उसने। मेंडलीव ने ये कहा कि एटॉमिक मासेस जो हैं, एटॉमिक मासेस की अगर बात करें तो एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 होगा अगर डिस्कवर होता है तो कोई ऐसा एलिमेंट। और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, E2O3 होगा, और फार्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 होगा। और ऐसा देखा भी गया इन फ्यूचर एलिमेंट डिस्कवर हुआ ना, एका एल्यूमिनियम क्या था, ये एका एल्यूमिनियम को बताया गया था गैलियम, है ना। तो गैलियम डिस्कवर हुआ और गैलियम का जो एटॉमिक मास देखा गया वो 68 मतलब 69.7 था, जो कि इसके नियरली इसी के आसपास है। और साथ ही साथ देखिए इसके ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्ट उसने प्रिडिक्ट किए, ठीक है। मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन की थी E2O3, तो वही सेम यहाँ पर प्रिडिक्शन देखी गई, Ga2O3, है ना, गैलियम ऑक्साइड, और ECl3 मतलब एका एल्यूमिनियम, मतलब एका वर्ड के लिए यूज़ किया गया, ECl3 मतलब GaCl3। तो यहाँ पर भी क्लोराइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला और क्लोराइड का फॉर्मूला एक जैसा देखा गया, ठीक है। जो उसने प्रेडिक्शन की थी वैसा ही वहाँ पर फॉर्मूलेज मिले। तो ये अचीवमेंट्स थी मेंडलीव की। और भी चीज़ें अचीव हुई टेबल से, करेक्शन ऑफ दी एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया गया। जैसे बेरिलियम वॉज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 to 9, मतलब उसका पहले मास 13.5 देखा जाता था, अब उसका 9 मास करेक्ट किया गया, ठीक है। इसी तरह इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके भी मासेस को करेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये भी एक अचीवमेंट्स है। एंड प्लेस फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए भी उसने कहा कि एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो उसने बताया कि नोबल गैसेस भी जो हैं वो आगे डिस्कवर होंगी तो उसको सेम मतलब अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह की अचीवमेंट थी क्योंकि उस टाइम पे अभी नोबल गैसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के मतलब अचीवमेंट्स जो थी मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल से की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की। मेंडलीव्स ने जो टेबल दी उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां थी, कहाँ तक वो एप्लीकेबल था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए लिमिटेशन यही है, नो फिक्स पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजिशन है वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना ये दो ग्रुप्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा था हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो इसको अल्कलाई मेटल्स की तरह बनाती थी और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो हेलोजेंस की तरह बनाती थी। तो दोनों को समझते हैं, ठीक है। अल्कलाई मेटल्स की तरह कैसा दिखता था हाइड्रोजन और हेलोजेंस की तरह क्या प्रॉपर्टीज़ थी इसमें, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कलाई मेटल्स, जितने भी अल्कलाई मेटल्स थे ना उसकी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। एंड इट वाज पुट विद अल्कलाई मेटल, सो इट वाज पुट इन अल्कलाई मेटल, मतलब अल्कलाई मेटल के साथ इसको रखा गया। क्यों, देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके
281 का होता है ना। इसका बात करें तो ये होता है 2881 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख रहे होंगे सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सभी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सभी अल्कलाई मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह था, तो इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में, जो कि अल्कलाई मेटल्स का ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और साथ ही साथ ना एक चीज़ और देखी गई, इनके रिएक्शन देखे गए। रिएक्शन मतलब जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन में करवा रहा था ना बाकी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और सोडियम का रिएक्शन करवाया बाकी एलिमेंट्स के साथ, तो एक जैसे कंपाउंड्स भी बन रहे थे। चलिए देखते हैं, जैसे कि लाइक अल्कलाई मेटल्स को जब रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर फॉर्मूले, ठीक है। लाइक अल्कलाई मेटल्स की तरह ही बिल्कुल हाइड्रोजन भी उसी की तरह रिएक्ट कर रहा था। हाइड्रोजन कंबाइंस विद, किसके साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन, हैलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि फर्स्ट ग्रुप में है, तो यहाँ पर HCl बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2O बनता है, और इसी को सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2S बनता है। और बिल्कुल सेम रिएक्शन देखा गया, पता है, सोडियम के साथ भी। सोडियम को जब रिएक्शन करवाया सेम क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ ना, तो यहाँ भी यही देखा गया। क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराया तो NaCl मिला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो Na2O मिला, जैसा देखो सेम फार्मूला H2O Na2O, और सल्फर के साथ जब रिएक्ट कराया H2S था तो Na2S मिला। तो ये बिल्कुल हाइड्रोजन जो था बिल्कुल रिसेंबल था, मतलब एक जैसा एलिमेंट था, किसके जैसा था, बिल्कुल सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनके जैसा बिल्कुल था, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे तो सेम कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन के मिल रहे थे वैसे ही सोडियम के मिल रहे थे, तो इसलिए इसको अल्कलाई मेटल्स के ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो ये वजह तो थी इसको अल्कलाई ग्रुप के मेटल्स में रखने की। लेकिन दूसरी वजह एक और थी कि इसको यहाँ पर ना रखा जाए, इसको किसी और ग्रुप में इससे दूर, जो कि ये वाला ग्रुप है, इसमें रखा जाए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बोले जाते हैं हैलोजन्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हैलोजन्स। और हैलोजन्स में ये देखा गया कि ये सभी के सभी ना जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन प्रॉपर्टी आर क्लोज टू दोज हैलोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड फॉर्म H नेगेटिव आयन। क्या बनाता है ये? H नेगेटिव आयन बनाता है। हाइड्रोजन H नेगेटिव बनाता है। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करते तो हाइड्रोजन का आयन क्या होता है? H नेगेटिव होता है, ठीक है। और बाकी इसी तरह सब हैलोजन के अगर मैं आयन्स बनाऊँ ना तो फ्लोरीन का बनता है F नेगेटिव, क्लोरीन का बनता है Cl नेगेटिव, ठीक है, ब्रोमीन का बनता है Br नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह आयोडीन का बनता है I नेगेटिव। तो इस तरह से ना सभी के वो देखे गए, सभी के अनायंस देखे गए, सभी के सभी अनायंस बना रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह थी? हैलोजन की तरह भी थी सेम। तो यहाँ पर ना अब कन्फ्यूजन हो गया कि ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो अल्कलाई मेटल्स के जैसी भी है और हैलोजन्स के जैसी भी है। तो यहाँ पर ये पोजीशन जो हो गई हाइड्रोजन की वो फिक्स नहीं हो पा रही थी कि हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ रखा जाए या अल्कलाई मेटल्स के साथ रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर देखा गया सिस्टम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन के बारे में। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब कुछ ऐसे ऑर्डर में रखा गया एटॉमिक मासेस को, कुछ एलिमेंट्स को रखा गया कि उनका ऑर्डर ना मतलब सही नहीं था। मतलब जैसे ऑर्डर क्या था, कम मास वाला पहले रखना था एलिमेंट और ज़्यादा मास वाला बाद में रखना था। तो यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं देखा गया, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था पूरे टेबल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल, देखिए कोबाल्ट और निकल की अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट का मास कितना है? 58.93 एंड निकल का मास कितना है? 58.71। तो इसके हिसाब से किसको पहले होना चाहिए था? निकल का कम है, निकल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, है ना। बिल्कुल ऐसा ही टेलेरियम और इंडियम के साथ भी यही देखा गया है। इन दोनों के मासेस अगर देखेंगे ये 127 है, ये 126 है, तो कम मास वाला पहले आना चाहिए था और ज़्यादा मास वाला बाद में आना चाहिए था, क्योंकि जो मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन था उसमें इसने यही कहा था क्योंकि कम मास वाले एलिमेंट को पहले रखना है और ज़्यादा मास वाले को बाद में। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है, कि रॉन्ग ऑर्डर जो था एटॉमिक मासेस का वो क्यों था उसकी टेबल में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जब आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए ना, आइसोटॉप्स आपने पढ़े होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना, उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर।
तो मास नंबर उनका डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था, तो ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है क्या, आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो आइसोटॉप्स जो थे वो आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि देखिए मेंडलीव ने अपने टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस किए है ना, एलिमेंट्स लगाए, तो उसने क्या करा था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाए है ना। तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को लगाया जा रहा था, तो हाइड्रोजन को भी अगर बात करें ना, तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ना 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसका मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास 2 होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास 3 होता है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के टाइप्स हैं, लेकिन इनके तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 है, लेकिन तीनों के मास नंबर अलग है। अब अगर मास, एटॉमिक मासेस इनके अलग हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, तो एलिमेंट्स को भी इसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से आइसोटॉप्स की भी वहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब वो आइसोटॉप्स के अगर वो एलिमेंट्स को मासेस के अकॉर्डिंग लगा रहा है, तो उसको हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स को लगाना पड़ेगा, है ना। और जैसा कि उसके टेबल में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं, लेकिन उसने एक ही हाइड्रोजन को प्लेस किया, तो आइसोटॉप्स की वहाँ पर कोई पोजीशन नहीं थी उसके टेबल में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हेनरी मोज़ले ने जो टेबल डेवलप किया, ठीक है, आफ्टर मेंडलीव के बाद जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो कि हेनरी मोज़ले, जिनका नाम था, 1913 में इन्होंने इस टेबल को डेवलप किया। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट हमने पढ़ा डोबेरेनर के बारे में, डोबेरेनर ट्रेड्स दिए गए, है ना। उसके बाद हमने देखा न्यूलैंड के बारे में, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, ठीक है, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी। उसके बाद मेंडलीव्स ने अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ दिया एक, है ना। पीरियोडिक लॉ में उसने यही कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मासेस का, मतलब एटॉमिक मासेस के अगर अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हेनरी मोज़ले ने कहा, जैसे कि वहाँ पर क्या था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाया गया सभी टेबल्स में। डॉबेरेनर की टेबल की बात करो, न्यूलैंड्स की बात करें या मेंडलीव की बात करें, तीनों साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन अब जो साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को किसके थ्रू लगाया, मतलब क्या प्रॉपर्टीज़, ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करी। हेनरी मोज़ले शो दैट एटॉमिक नंबर सिम्बलाइज एज जेड ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास से भी एक, उससे भी मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब जितने पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो बताता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, है ना। मतलब जो बस कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा एक जो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसने जो मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया था ना, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था जो, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अब क्या कहना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया एक, ठीक है। बस मेंडलीव के ही पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसमें क्या किया गया, एटॉमिक मासेस की जगह अब डाल दिया गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिकली चेंज होंगे, पीरियोडिकली आएंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ द 3 लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। सीधी सी बात है, हेनरी मोज़ले ने जब अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाया तो वो जो दिक्कतें आ रही थी ना, जो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाने से जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी दिक्कतें अब खत्म हो गई थी, ठीक है। वो क्या क्या लिमिटेशंस आ रही थी उनके टेबल्स में, देखिए, जैसे कि मैंने बताया ये एटॉमिक मासेस को ऊपर लिखा जाता है और एक्स से एलिमेंट है यहाँ पर, और जेड से इसके एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, ए से एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब लगाया गया एलिमेंट्स को, तो देखिए क्या क्या लिमिटेशंस करेक्ट हो गई। पहला तो नो फिक्स पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो था लिमिटेशन, वो करेक्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा अब, ठीक है, क्योंकि एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और 1 होने की वजह से वो जो है पहले नंबर पे आएगा, ठीक है।
रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो रॉन्ग ऑर्डर था ना एटॉमिक मासेस का, अब वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको आगे रखा जाएगा और ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को पीछे रखा जाएगा। तो वो ऑर्डर भी अब दिक्कत, उस ऑर्डर में भी दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है। एंड पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो आइसोटॉप्स का टॉपिक था, आइसोटॉप्स रिलेटेड था एटॉमिक मासेस से, है ना, मास नंबर से रिलेटेड था। अब मास की तो बात रही नहीं यहाँ पर, अब एटॉमिक नंबर को बेसिक प्रॉपर्टी बोल दिया गया, तो मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अब नहीं लगाना था। तो आइसोटॉप्स का भी अब यहाँ पर रोल पूरा रोल खत्म हो गया। ठीक है। अब आइसोटॉप्स का भी यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अब हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बताए थे हमें, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इन तीनों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक ऐसा हाइड्रोजन अरेंज करना है जिसमें एटॉमिक नंबर जिसका 1 हो बस। ठीक है। मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हेनरी मोज़ले ने अपनी जो टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको डेवलप किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आज की डेट में जो हम टेबल देखते हैं जिसमें 118 एलिमेंट है, जिसमें हमारे जितने भी 4 साइंटिस्ट थे, डोबेरेनर, ठीक है, न्यूलैंड, मेंडलीव और हेनरी मोज़ले। ठीक है। तो इन चारों साइंटिस्ट की बदौलत हमें लास्ट में जो एट लास्ट हेनरी मोज़ले ने जो टेबल डेवलप किया उससे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आज की डेट में मिला। ठीक है। तो ये जिसमें आप इस तरह से देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स अरेंज हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लास्ट एलिमेंट 118 एलिमेंट आज की डेट में डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है। नोन एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स को हम जानते हैं, जिसमें से देखिए कुछ अल्कलाई मेटल्स हैं। तो पहला वाला ये आप कॉलम देख रहे हैं तो ये अल्कलाई मेटल्स का है। उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं ये। ठीक है। उसके बाद है ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला सारा पार्ट जो है ट्रांजिशन मेटल्स का है। बेसिक मेटल्स बोले जाते हैं ये सभी। ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है खास। ये सेमी मेटल्स बोले जाते हैं। सेमी मेटल्स क्यों? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है जिसमें मेटलॉइड्स कहे जाते हैं, जिनमें मेटल की भी और नॉन मेटल दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है। उसके बाद हैं प्योरली ये नॉन मेटल्स हैं, ये सारे प्योर नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद हैलोजन्स आते हैं। हैलोजन फसलबरी, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। FCl, Bri, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। नोबल गैसेज हैं। लास्ट कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नोबल गैसेज का है। बच गई 2 नीचे वाले कॉलम। तो ये एलिमेंट्स पता है कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे कहाँ से कहाँ तक है इस कॉलम के अंदर, 57 से लेके 71। तो 57 से लेके 71 तक यहाँ पर है, जिनको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। वो यहाँ पर प्लेस करते हैं इसको। इसी तरह यहाँ पर 89 से 103 है, तो ये 89 से लेके 103 तक है, जिनको एक्टोनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है। जो कि इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, यहाँ पर 89 से 103। तो इस तरह कर हमारे पास पूरे 118 एलिमेंट्स जो हैं आज की डेट में हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो 11 एलिमेंट आज की डेट में नोन टू अस। ठीक है ना, 118 एलिमेंट्स। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स देखिए कौन से होते हैं। 8 वर्टिकल कॉलम इनको बोला जाता है, ये जो सीधे खड़े हैं ना कॉलम्स, इनको वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं। तो ये कितने कॉलम्स हैं आज की डेट में हमारे पास? तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स हैं, है ना, 18 कॉलम्स हैं जिनको हमने ग्रुप्स का है कि ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं अपने पास। और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये जो लेटी हुई रोज़ हैं, मतलब ऐसा इस तरह अगर एलिमेंट्स को हम देखते हैं तो ये रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 2 को काउंट मत करना क्योंकि ये यहाँ पर आ जाते हैं ना, अभी बताया। तो अपने पास 7 रोज़ हैं और इन रोज़ को क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है। मतलब अगर आप वर्टिकली देखते हैं हर एक एलिमेंट को तो उसको आप कॉलम ये ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप्स बोलेंगे। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं कॉलम्स को तो उसको आप पीरियड्स बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इनके नाम लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब इस टेबल में ना एक खास बात है, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स को उठाते हैं, मान लीजिए मैं कोई एक पहला ग्रुप लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ग्रुप उठा लेते हैं, पहले 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, है ना। लिथियम का कितना रहता है? 2 1 का रहता है। सोडियम कितना रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
281 का रहता है। तो इसके सब में देख रहे होगे आप, आउटर मोस्ट शेल में पता है कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सब इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। मतलब एक ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर सभी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला ग्रुप देखते हैं हम, सेकंड वाला, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 2 का होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हो जाता है 282 का। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 8, ठीक है, 2 8 8 8, 1 मिनट सॉरी, 288 ये हो गए और 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर एक के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसका भी जो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेगा। मतलब नंबर कोई सा भी आप कॉलम उठाएंगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा सेम मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई ग्रुप्स की, है ना, कोई भी ग्रुप्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड कंटेंट सेम नंबर ऑफ शेल। इसमें क्या होता है? पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हीलियम, ये पहला रो है ना, इसमें कितने शेल हैं? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल कितने हैं इसमें नंबर ऑफ शेल कितने रहते हैं? 1 रहते हैं। इसी तरह अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं? 2 शेल्स होते हैं, है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 1 का होता है। इसका क्या होता है? ठीक है, 2 2 का होता है। बोरोन का क्या होता है? 2 3। कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 4, है ना। नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, है ना, इस तरह से चलता रहता है। फ्लोरीन का 2 7 और लास्ट बच जाता है यहाँ से नियॉन, ठीक है, एनी नियॉन बच गया तो नियॉन का होता है 2 8 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सब में कितने नंबर ऑफ शेल कितने हैं? इसमें सभी में 2 ही शेल है, ठीक है। इसी तरह इसमें 3 शेल रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पीरियोडिकली जो है नंबर ऑफ शेल्स चलते हैं, ठीक है। The number of valence shell electron increases by 1 unit as atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम इसमें, तो आप देख रहे होंगे इसमें लिथियम की अगर बात करें Li की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था यहाँ पर? इसका एटॉमिक नंबर 3 था। इसके बाद ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 तक है यहाँ पर। और सब में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन सब में बढ़ता जा रहा है ना। इसमें 2 1 थे, इसमें 2 2, इसमें 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा एलिमेंट्स कुछ इस तरह से। अगर हम पहले रो की बात करें ना, तो पहले रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, ये पहला रो है। सेकंड रो की अगर हम बात करते हैं, ये वाली रो की, तो इसमें आप गिनेंगे तो आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे टोटल, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो की बात करें तो इसमें भी आपको 8 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रो है, ठीक है। फोर्थ रो के अंदर कितने? फोर्थ रो है जो पीरियड है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आप इसमें। और इसी तरह इसमें कितने? फिफ्थ रो में 18 एलिमेंट्स सेम। और सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। 32 कैसे हैं? यहाँ से यहाँ तक तो ये काउंट कर लेना आप, ठीक है। और साथ के साथ ये लेंथनाइट्स भी इसी के साथ आते हैं, ठीक है, इसी में। तो ये टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह द सेवन्थ पीरियड, सेवन्थ लास्ट पीरियड है जो कि ये वाला, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इस पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। अगर आप सबको प्लस करते हैं यहाँ पर तो आपके पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? टोटल 118 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो आगे देखेंगे अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रेंड्स देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती है। अगर हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम इसमें देखेंगे एटॉमिक साइज़, मतलब अगर हम देखिए 2 तरीके से देखा जाएगा एटॉमिक साइज़ को, ठीक है। कंपेयर करना है हमें सभी एलिमेंट्स को, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको बोला जाता है, याद होगा आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिकली, है ना, पीरियोडिकली जा रहे हैं, ठीक है, इसको पीरियोडिकली कहा जाता है। और अगर हम
ग्रुप वाइज जाते हैं ना, तो इनको ग्रुप्स कहते हैं ना, कॉलम वाइज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे चेंज होगा, और अप टू डाउन आएंगे तो कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, ठीक है। एटॉमिक साइज देखेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एटॉमिक साइज से। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, किस ट्रेंड से बढ़ता है, कैसे क्या ट्रेंड है। तो एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो किसी भी एटम के सेंटर से न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस से उसका आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। किसी भी आइसोलेटेड एटम में, किसी सिंगल एटम के अंदर अगर हम देखें उसके सेंटर से लेकर उसके बाहर तक का शेल का डिस्टेंस ही कहलाता है एटॉमिक साइज उसका, ठीक है, या एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट टू राइट जाने पर ये एटॉमिक रेडियस का कैसे कैसे मतलब साइज़ जो है एटम का वो बढ़ता है या घटता है, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं ना, एलिमेंट्स को हम कैसे देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि मान लीजिए ये लेफ़्ट है ना, ऐसे लेफ़्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो एलिमेंट का जो साइज़ है तो वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग पीरियडिकली। मतलब पीरियडिकली अगर हम जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा। अब वो डिक्रीज़ क्यों करेगा, क्या वजह है इसकी, इसका साइज़ क्यों कम होगा, उसके बारे में समझते हैं। चलिए कोई 2 एटम ले लेते हैं हम, मान लीजिए हम यहाँ पर जैसे ये कार्बन एटम ले लिया और ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है। अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, यहाँ सेंटर के अंदर रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें 6 रहता है ना, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही पॉजिटिव होता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। अब बताइए इसमें 6 प्रोटॉन है, सेंटर में 6 प्रोटॉन है और साइड में इसके क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इसका, 2-4 इलेक्ट्रॉन्स का रहता है ना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ बताइए, इसमें 6 पॉजिटिव हैं और 2 ही शेल हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अगर ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-6 का। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसमें कितना है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसमें पॉजिटिव चार्ज 8 है और नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पर 8 है, वो भी 8 है। तो 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव चार्ज इसके, मतलब 8 पॉजिटिव इसके सेंटर में है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है ये सारा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल में या बाहर वाले शेल में, के एल शेल में, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है कि जितना सेंटर में पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, जितना सेंटर में पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ शेल्स तो सेम है। नंबर ऑफ़ शेल्स की बात करें, इसमें भी 2 ही शेल है, इसमें भी 2 ही शेल है, तो इस तरह साइज़ तो पता चलेगा नहीं। तो साइज़ पता चलता है इसके न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है। जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए इसमें कितने, इसमें 4 इसमें कितने थे, 6 प्रोटॉन थे, 6 पॉजिटिव हैं। अब 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर खींच रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 पॉजिटिव एंड 8 पॉजिटिव खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, हाँ, ऑक्सीजन वाले में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, न्यूक्लियस में ज़्यादा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ ना खींचने लग जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे जैसे अंदर खींचेंगे तो इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, है ना, और छोटा होता चला जाएगा, इसका भी साइज़ छोटा होता चला जाएगा। लेकिन इसमें से ज़्यादा अट्रैक्शन जिसको मिलेगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो अट्रैक्शन ज़्यादा किसको मिल रहा है, इसमें 6 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव हैं, इसमें 8 पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्शन ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन का साइज़ छोटा रहेगा और कार्बन एटम का साइज़ बड़ा रहेगा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ जो है वो एटम का डिक्रीज़ होने वाला है, छोटा होने वाला है। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, विच टेंड्स टू पुल द
इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और सीधी सी बात है वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से रिड्यूस द साइज ऑफ एटम, साइज जो है एटम का वो रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। जब ऊपर से नीचे अप टू डाउन आएंगे ना तो एटॉमिक साइज में कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए डाउन द ग्रुप की अगर बात करते हैं ग्रुप वाइज, तो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब इंक्रीज क्यों करता है, देखिए अगर मैं मान लीजिए ये पहला वाला ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। इसमें बताइए इसमें शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल कितने हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 1 का, इसका रहता है 2 8 1 का, इसका रहता है 2 8 8 1 का। तो इसमें से बताइए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेल किस में, इसमें कितने शेल हैं, इसमें 2 ही शेल हैं, है ना, के और एल। इसमें कितने शेल है, के एल एम, इसमें कितने शेल है, के एल एम एन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज़ भी जो है एटम का वो देख सकते हो आप, ये छोटा साइज़ है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं ना। दिस इज़ बिकॉज न्यू शेल आर बीइंग एडेड एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से ठीक है उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ता है, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। आउटर मोस्ट शेल जो एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एनी पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम ये वाला लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन ले लेते हैं एलिमेंट्स, तो इसमें आप देखेंगे लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एट कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 का होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 2 2 का होता है। बोरोन का 2 3, कार्बन का 2 4, इसका 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 और इसका 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। देख रहे हो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पर इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या होगा अगर हम ग्रुप वाइज आते हैं। तो अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो देखिए 2 ग्रुप मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक ग्रुप ले लिया हमने हाइड्रोजन लिथियम वाला, ये वाला पहला ग्रुप अल्कलाई मेटल्स का। ठीक है, और एक ग्रुप हो गया अपने पास यहाँ पर सेकंड वाला ग्रुप। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अगर हम बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका 1 का रहता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 1 का रहता है। इसमें 11 है तो 2 8 1, 2 8 10 और 1 11, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम, 2 8 8 1। तो इनमें देखिए आउटर मोस्ट शेल में हमेशा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सेम रह रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहने वाले हैं। अगर बेरिलियम की बात करते हैं, चलिए बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 का होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, 2 8 2 का होगा। कैल्शियम का 2 8 8 2 का होगा, है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेकंड अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये ग्रुप में चलता है सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, है ना, हमेशा सेम रहने वाले हैं डाउन द ग्रुप में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है और किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो से आप ये सीख जाएंगे कि वैलेंसी हम किस तरह किसी भी एटम की कोई भी एलिमेंट हो आप इजीली उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर इज नोन एज वैलेंसी, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना।
कितनी आसानी से जुड़ सकता है वो एलिमेंट, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जुड़ने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। अभी एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे, या एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं वैलेंसी की, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू लूज और गेन टू रीच नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को कितने और इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने हैं, या लेगा, गेन करना मतलब लेगा या लूज करेगा, देगा, है ना, या लेगा इलेक्ट्रॉन या देगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले या कितने इलेक्ट्रॉन दे, ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। देखिए नोबल गैसेस का मतलब होता है यहाँ पर हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है ना, वो नोबल गैसेस का है। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन और आर्गन, इसमें ये सब आते हैं। इसमें आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, के शेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो के शेल में आते हैं। इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नोबल गैसेस वो होती है बेसिकली जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। और इस तरह की गैसेस को ना, नोबल गैसेस को बोला जाता है स्टेबल कंडीशन बोला जाता है। मतलब इस कंडीशन पर ना कोई एलिमेंट आगे रिएक्ट नहीं करता किसी से, और इस स्टेज पे पहुंचाना होता है हमें बाकी एलिमेंट्स को, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है। देखिए नोबल गैसेस में जैसे कि मैंने बताया, हीलियम की अगर हम बात करते हैं, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 का होता है, और इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का भी 2-8-8 का होता है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अभी हम वैलेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैलेंसी के लिए देखिए क्या करा जाता है यहाँ पर, अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो ये वैलेंसी इनकी 0 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है नोबल गैसेस की। मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हैं, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। या तो मैंने बताया आपको स्टेबल कंडीशन क्या है, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल कंडीशन है। और इस कंडीशन पे ना बाकी एलिमेंट्स को भी लेके जाना है, ठीक है। और लेके कैसे जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या लेंगे, ठीक है, गेन करेंगे या लूज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स वो क्वांटिटीज, अगर आपने पढ़ा होगा मेटल की डेफिनेशन, तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स हमेशा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये आउटर मोस्ट शेल है इनका, है ना। इनमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है देख सकते हैं आप। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे ना, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज लेस देन 4, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है ना, देखिए सब में 4 से कम है ना, जितने भी मेटल्स हैं उनमें 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये लूज करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2, 8, 1 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कहाँ तक लेके जाना है, हमें नोबल गैस की तरह बनाना है। अब ये बताइए, इसको या तो हम क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन दे दें, 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, 1 ले लेंगे तो इस पर 2 8 बचेंगे, तो इसका भी 2 8 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का मतलब है ऑक्टेट स्टेट में, मतलब आ जाएगा ये अपने, मतलब स्टेबल कंडीशन हो जाएगी नोबल गैस की तरह, जो कि किसकी तरह होती है, नियॉन की तरह। मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाएगा अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाती है, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 2 का है। अब ये भी या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन इस पर वो दे दे, या तो ये 6 गेन कर ले या 2 लूज कर ले। तो किस में बेनिफिट है इसका, 6 लेने में या 2 देने में। तो ये हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी मतलब वैलेंसी जो होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, ठीक है। तो आपने अभी एक चीज़ समझी, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
लूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मेटल, इसलिए मेटल की ही डेफिनेशन है ये, ठीक है। और इनकी वैलेंसी हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना 4 से कम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ना हमेशा देखना 4 या 4 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 7, 6, ठीक है। तो सब में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होंगे। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज मोर देन 4, 4 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तब क्या किया जाता है। तब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का 2 6 का होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे सीधी सी बात है, या तो इसको 8 पूरे करने, 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये किसकी 2 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा, तो नोबल गैस तक पहुंच जाएगा। अब नोबल गैस तक पहुंचाने के लिए या तो ये 6 लूज़ करे या 2 गेन करे। तो इसमें बेनिफिट किस में है इसका, कम से कम इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करना चाहिए या गेन करना चाहिए। तो हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, जो कि नियॉन की तरह हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसका वैलेंसी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है। ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 8 पूरे करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। इसी तरह देखिए सल्फर की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2 8 6 का, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वैलेंसी में आपको बस खास ध्यान ये रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं किसी तरह एलिमेंट को। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और वैलेंस मतलब 8 पूरे करवा दो या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम वैलेंसी के बारे में देखने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी किस तरह से चेंज होती है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या डाउन द ग्रुप आते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू लूज और गेन टू रीच नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अभी आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने वैलेंसी के बारे में बताया था कि वैलेंसी क्या होती है, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, या तो 2 या 8, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी होती है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होती है। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। पहले तो ये वैलेंसी इंक्रीज होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिकली, तो वैलेंसी पहले क्या होगी, 1 to 4 इंक्रीज होगी, और उसके बाद 4 to 0 डिक्रीज होगी। मतलब इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा सेम पीरियड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कोई भी एक पीरियड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला पीरियड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पीरियड में आप देखेंगे लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका क्या होता है, 2 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। बेरिलियम का 2 2 का होता है। बोरोन का 2 3 का होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 का, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का 2 5 का, ये 2 6 2 7 और इसका 2 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इनकी वैलेंसी की बात करते हैं अपन, ठीक है, कि इनकी वैलेंसी कैसे चेंज होगी। देखिए इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर बेरिलियम की बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। बोरोन की बात करते हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ऑक्टेट मतलब इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हीलियम की तरह हो जाएगा, है ना। ये सारे हीलियम की तरह बनते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम की तरह हो जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ भी यही है, इसकी वैलेंसी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। 5 का मतलब होता है अब ये 5 लूज़ नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, 3 गेन करता है। इसी तरह अब ऑक्सीजन की बात करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने के लिए 8 पूरे करने हैं ना, इसको भी 5 थे, 8 पूरे करने के लिए 3 चाहिए। 6 है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 की वैलेंसी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इसको 8 तो पहले से पूरे हैं, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नोबल गैस में आती है नियॉन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन्स पहले तो क्या हुआ, वैलेंसी पहले इंक्रीज़ हुई और फिर 4 to 0 डिक्रीज़ हुई। तो इस तरह का ट्रेंड चलता है अगर आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पहले वैलेंसी इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा। एंड डाउन द ग्रुप देखिए क्या होगा। डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी
रिमेन सेम, मतलब जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी। इसका वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1 इलेक्ट्रॉन का रहता है, इसका 2 8 1 रहता है, सॉरी 2 इसका रहता है, 2 1 रहता है, ठीक है 3 है, और इसका 11 है तो 2 8 1 का रहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 का रहता है। तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की वैलेंसी भी 1 इलेक्ट्रॉन की ही रहती है, ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलेंसी को समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में याद रखना है 1 to 4 पहले इंक्रीज, फिर 4 to 0 डिक्रीज। और लेकिन अगर डाउन द ग्रुप देखेंगे, डाउन द ग्रुप से कोई भी एक ग्रुप आप उठा लो, उसमें ना वैलेंसी सेम रहेगी हमेशा, कोई सा भी ग्रुप। देखो लास्ट ग्रुप देखो, इसमें सबकी वैलेंसी कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है। फ्लोरीन की, ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की रहती है, इनकी वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इनकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन की, इनकी वैलेंसी 4, ठीक है। इस तरह से रहती है वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इंक्रीज़ करा फिर डिक्रीज़ करा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वैलेंसी को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे और डाउन द ग्रुप आएंगे सेम। चलिए देखते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मेटल, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे वैलेंसी में भी देखा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे और डाउन द ग्रुप देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अगर आप ध्यान से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे ना, तो इधर आप पाएंगे कि इधर सारे के सारे मेटल्स होते हैं ना, ये सभी मेटल्स हैं। फिर ये मेटलॉइड्स आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर ये नॉन मेटल्स आते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर देखिए मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो साफ पता चल रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझते हैं। चलिए तो रीज़न क्या है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेज। देखिए मान लीजिए अगर मैं 2 एग्जांपल यहाँ पर कोई भी लेता हूँ, सोडियम की अगर बात करते हैं, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन होता है 2 8 1 का। और यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं हम क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का होता है 2 8 7 का। तो इन दोनों का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, 2 8 1 का इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसके सेंटर में कितने पॉजिटिव होंगे, 2 8 10 और 1 पॉजिटिव होगा यहाँ पर, टोटल 2 8 10 और 1 11 पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके आउटरमोस्ट शेल में, पहले इस वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में, एल शेल में 1 2 3 कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और लास्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम सबसे बाहर वाले शेल की बात करते हैं तो इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 8 10 और 7 17 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल शेल में कितने हैं, 1 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात बताइए, दोनों में से, इन दोनों स्ट्रक्चर में से इसमें 11 पॉजिटिव है, इसमें 17 पॉजिटिव है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट किसका ज़्यादा है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना। क्लोरीन में जो है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, और सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नॉन मेटल्स इसके अंदर, क्लोरीन के अंदर ज़्यादा होगा। और क्लोरीन के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, जो कि 17 प्रोटॉन ने होल्ड कर रखा है, 17 पॉजिटिव ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 पॉजिटिव है ओनली। तो टेंडेंसी किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, यहाँ पर सोडियम के अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो सोडियम इसलिए ज़्यादा मेटेलिक है, मतलब ये मेटेलिक है। फिर ऐसे ऐसे जाएंगे तो कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरह से डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूजनिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिर लूज आसानी से नहीं होंगे क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द अक्रॉस पीरियड। मतलब जैसे जैसे हम पीरियोडिकली चलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
जो चार्ज है, सेंट्रल चार्ज जो मिल रहा था, ये न्यूक्लियस से जो चार्ज मिल रहा था वो बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन और अच्छे से बाइंड अप होते चले जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, 17 पॉजिटिव है ना लास्ट में, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ होने नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या है, 11 पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर डाउन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा डिक्रीज करेगा, याद रखना है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो देखिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिकम ईजियर टू लूज एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप देखेंगे ना तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए लिथियम को ले लीजिए, लिथियम का ले लेते हैं हम एटॉमिक, इसका 2-1 का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2-8-1 का, इसका होता है 2-8-8-1 का। अब एक बात बताइए, इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लिथियम का, तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब 1 पॉजिटिव और कितने शेल हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल के में है और 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इसी तरह इसकी बात करते हैं सोडियम की, सोडियम में ये तो बन गया हमारा लिथियम, और सोडियम बनाते हैं तो देखिए सोडियम में पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसके सेंटर में पॉजिटिव 2, 8, 10 और 1, 11 पॉजिटिव हैं, और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1, 2, ठीक है, 2-8-1 का है ये स्ट्रक्चर, तो इसको बनाते हैं हम 2-8-1, तो यहाँ पर हो गए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक बात बताइए आप, टेंडेंसी किस में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसमें या इसमें? तो इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और बाहर चला गया, देखो पहले शेल, दूसरा शेल, तीसरे शेल में चला गया, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए ज़्यादा मेटेलिक है। लिथियम उतनी आसानी से नहीं कर सकता जितना सोडियम कर देगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज। तो यहाँ पर सोडियम का जो मेटेलिक करेक्टर है, जो सोडियम का मेटेलिक करेक्टर है वो लिथियम से ज़्यादा है। इसी तरह पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम का सोडियम से भी ज़्यादा है मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर टू लूज एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता चला जाएगा, जिसकी वजह से मेटेलिक करेक्टर जो है इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आने पर मेटेलिक करेक्टर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, where there is no and less attraction between the nucleus and the valence electron because of the increased distance between them, है ना, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ बढ़ता जाएगा, और जो आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियोडिकली जाएंगे और डाउन द ग्रुप आएंगे तो किस तरह से चेंज होगी केमिकल रिएक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ द गेनिंग एंड लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, उसको बोला जाता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बताया जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब किस तरह से कोई एलिमेंट कितनी जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करके जुड़ जाता है ना, किसी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना दे एकदम से, तो वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर किया होगा तो उसमें आपने रिएक्टिविटी भी पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज थी एक, है ना, जिसमें आपने पोटेशियम देखा होगा, सबसे हाईएस्ट था, है ना, पोटेशियम। ठीक है, और धीरे धीरे करके नीचे गोल्ड तक जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है ना। तो यहाँ पर भी हम समझेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। तो केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब पीरियोडिकली जाने पर डिक्रीज करती है। ठीक है, अब डिक्रीज क्यों करती है, देखिए एक वजह तो ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए ये सोडियम आपने पढ़ा था, पोटेशियम पढ़ा था, ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं ना, काफ़ी रिएक्टिव है, एयर में आते ही आग पकड़ लेते हैं ना, तो कुछ इस तरह मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जलना शुरू कर देते हैं एकदम से। और मैग्नीशियम भी इसी तरह, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो ये सारे रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, फिर उसके बाद ये सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तो देखो ऐसी आ जाती है कि नॉन रिएक्टिव आता है ना, ये तो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज बोली जाती है, तो रिएक्ट भी नहीं करती है ना। तो इस तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है। लेकिन इसका वजह क्या है, देखिए वजह मैं बताता हूँ। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड।
पीरियोडिकली अगर हम जाते हैं तो एलिमेंट्स के ऊपर देखिए, एलिमेंट्स पे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूजनिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी डिक्रीज होगी। चलिए देखते हैं, जैसे कि सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका क्या होता है, 2 8 1 का होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 2 8 2 8 2 का होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम का 2 8 3 का होता है, ठीक है। सिलिकॉन 2 8 4, ये 2 8, ठीक है, 2 8 ये 5 का होता है, ये 2 8 6 होता है, ये 2 8 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका 2 8 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर अगर बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और वहीं बात करते हैं अगर हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन में भी 3 ही शेल हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7। इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतना पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें 11 पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्रोटॉन कितने हैं सेंटर में, तो यहाँ पर 17 हैं। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज कर सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर करा था ना, सेम वहाँ पर जो रीज़न लिखा था ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज कर सकता है, सोडियम आसानी से लूज कर सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर कर अपने इस ऑक्टेट स्टेट में आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी करता है। और इसका रिएक्शन थोड़ा मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस से बाइंड अप होकर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री हो नहीं सकते, तो इसलिए ये मतलब ऐसे कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लोअर है। किससे, सोडियम से। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम ये सारे मेटल ना, ये काफ़ी अल्कलाई मेटल्स बोले जाते हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं ये सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है। बिल्कुल मेटेलिक कैरेक्टर वाला ही रोल है, एकदम मेटेलिक कैरेक्टर की तरह ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आओगे केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर टू लूज एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके लिथियम से ले लेते हैं, मान लीजिए लिथियम है, 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 1 का होता है, पोटेशियम का 2 8 8 1 का होता है। अब एक बात बताइए, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं हम तो इसमें क्या बनेगा, इसमें कितने ये सेंटर में कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी होंगे। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हम कुछ इस तरह का बनेगा अपने पास, हाँ, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम में कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, या हम सोडियम की बात करते हैं, चले सोडियम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की का स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव कितने आ गए, ये पॉजिटिव आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब एक बात बताइए, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसमें अगर हम बात करें न्यूक्लियस से डिस्टेंस की, यहाँ पर डिस्टेंस का रोल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, अगर बात करें न्यूक्लियस से डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है, आउटर मोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर की तरफ है, और ज़्यादा बाहर की तरफ है तो ये आसानी से लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो मेटेलिक करेक्टर रिएक्टिविटी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। पोटेशियम यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, ठीक है। सोडियम और लिथियम से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा होगा आपने, के सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, किस तरह से जो नेचर है ऑक्साइड्स का वो चेंज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और डाउन द ग्रुप आते हैं। अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स हमारे पास 2 तरह के बनते हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और उनके नेचर की बात करते हैं तो एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द
नेचर ऑफ ऑक्साइड कैन बी एसिडिक और बेसिक एंड वी नो दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, जो इसका नेचर है वो डिपेंड करेगा कि वो मेटेलिक ऑक्साइड है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर मेटेलिक ऑक्साइड हुआ तो बेसिक होगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ तो एसिडिक होगा। तो हमें मेटेलिक कैरेक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अब, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ना लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज क्यों कर रही है पता है? देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये सभी क्या है? मेटल्स हैं, है ना, ये सभी मेटल्स हैं यहाँ पर। और इधर की तरफ जब हम आते हैं तो ये वाली लाइन जो है मेटलॉइड्स की, मेटल और नॉन मेटल्स को अलग सेपरेट करती है। और ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, है ना, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो मेटेलिक करेक्टर अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। पहले मेटल थे, फिर मेटलॉइड जो है, फिर नॉन मेटल हो गए। तो सीधी सी बात है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड जो है मतलब वो भी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे देखिए सोडियम को ले लो, मैग्नीशियम ले लो, पोटेशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। तो ये सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये सभी के सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और मेटेलिक ऑक्साइड सभी बेसिक होते हैं। मतलब आपको ना खास ध्यान इसका रखना है कि जब भी मेटल आएगा तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा और जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा उसका, ठीक है। और इसी तरह नॉन मेटेलिक की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, है ना। कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये नॉन मेटल्स की होने की वजह से ही ये सारे क्या हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर जो है आप बता सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है इसको। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।